डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डीडी रॉय। देखिए, आज जो हम बोलेंगे आईबीपीएस आरआरबी के ऊपर, दिस इज द टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स। क्या है बेसिक जो है मेरा सोचना है कि अगर इस साल जस्ट आरआरबी का एडवर्टाइजमेंट देख के कोई सोचता है कि चलो मैं भी एग्जाम दूंगा और मैं प्रीलिम्स को पार करूंगा, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी सवाल है कि मैं तैयार नहीं हूं, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है। तो देखिए, मेरे जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें मैं 3 कैटेगरी कर सकता हूं। एक, पहले साल पास किए लेकिन इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिला, क्या कहते हैं, मेंस में, जिसके लिए अल्टीमेटली इंटरव्यू से वापस आना पड़ा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी की लेकिन प्रीलिम्स को ही तोड़ नहीं पाए, और कुछ होंगे कि जो नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने के क्रम में मेरा यही सोच था कि मैं चीजों को इस तरह से एनालिसिस करूं कि कल सुबह जिसने नोटिफिकेशन देखा और ये सोचा कि मैं भी आरआरबी का एग्जाम दूंगा, तो उसके लिए भी चीजें कितनी सहूलियत भरा है, क्योंकि दिन तो मैं केवल 30 दिन ही गिनूंगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आज का विषय वस्तु है टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स, और ये हिंदी में है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं 2016 में आईबीपीएस आरआरबी के प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित। मैं एक सिंपल प्रोफेसर हूं, लेकिन यहां पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो ये क्वेश्चंस तो ऐसे मिलता नहीं है, तो जो हमारे देश के नाम किए इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने जो पेपर दिया जो अवेलेबल है, और मैं जब अपने बच्चों से जब पूछा था जो पिछले इसमें थे मेरे आरआरबी के, तो उनको मिलाते हुए मैंने एक किया जो ऑलमोस्ट सेम है। कहीं पर भी कोई ज्यादा एक या दो क्वेश्चंस के अंदर में थोड़ा सा क्या कहते हैं डाउट्स हैं। जो स्ट्रेटेजी बनाने के पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बातचीत करने के लिए जरूर है कि मेरे बच्चे ने ये बोला, ये सवाल था, ये सवाल यहाँ डाला गया है, उसमें भी बहुत सारे सिटिंग्स हैं, तो नेचुरली क्वेश्चंस की इधर उधर होना वो तो आवश्यक है, मतलब होना ही है। तो चलिए हम क्वांट्स पे पहले बात करते हैं, गणित पे पहले बात करते हैं। तो देखिए, मैंने इसको बड़े सिंपल में डाला है। नंबर सिस्टम पे 5 आया था, सिंप्लीफिकेशन 15 आया था, डीआई मतलब सांख्यिकी पे, ये प्रीलिम्स की बात चल रही है, एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक से तरह तरह से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने क्वांट्स में टारगेट में 26 रखा हुआ है, 26। सबने इसको कम रखा है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही रखा हुआ है। और ये टारगेट का देखिए 2 पोर्शन के जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वन इज अ कोर पार्ट ऑफ द, अगर जैसे सर्कल का सेंटर होता है, इसको हम कोर पार्ट बोल रहे हैं, और इसके जो है एलाइड पार्ट है। मेरा जो स्लोगन है 25 में 22 और जो घटे वो अरिथमेटिक से, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो 15 5 20 और 5 25, 25 में से 22 लाना है। तो पहली जो स्ट्रेटेजी खड़ी होती है 25 में से 22 लाना है, जो घटे वो अरिथमेटिक से। ये किनके लिए है? वह स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। और जो रेगुलर में है उनके लिए जो है, उनके लिए इसको थोड़ा मैं बोल सकता हूं कि 25 में से 20 और जो घटे वो अरिथमेटिक से। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसी जगह है जहां पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत होता है। सिंप्लीफिकेशन में जानने लायक जो मैटर्स होता है, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, वो एक दिन का भी नहीं है, लेकिन स्पीड, एक्यूरेसी, ये दोनों ही मैटर करता है। लेकिन अगर देखिए, अगर मैं 15 बोलता हूं 26 का, तो ये 50% से ज्यादा है। तो मतलब है कि सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा दामोदार खड़ा है। अब एक सवाल उठता है कि सर आप तो पिछले से बोल रहे हो, अगर ये सिंप्लीफिकेशन में 15 नहीं आए
मेरा कहना है कि भैया ये सिंप्लीफिकेशन से अगर 15 नहीं आएगा तो DI बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं से तो लाना है। आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन ही उड़ जाए, नंबर सिस्टम ही उड़ जाए। एटलीस्ट RRB के प्रीलिम में तो नहीं होने वाला है। संख्या में अदल बदल हो सकता है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी बेस करना होगा तो मनगढ़ंत बेस से कहीं ज्यादा है, अटकलबाजी से कहीं ज्यादा है, अच्छा है प्रीवियस ईयर के पेपर्स के ऊपर बेस करके कुछ बोलें, साथ ही साथ इतना मार्जिन छोड़ें कि उसमें अगर चेंजेस आता है बेसिक पैटर्न में तो भी आप हतोत्साह नहीं हो, जबकि तब हतोत्साह होने वाले की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा और कट ऑफ काफी तेजी से नीचे आएगा। तो यहां पे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब कल ही उठ के आप तैयारी करना शुरू किए हैं। क्या करेंगे कि आप पहले प्रीलिम को तोड़ेंगे, क्योंकि पहली जो हमारी सोच होगी प्रीलिम तोड़ने का, और प्रीलिम तोड़ने के एक्सरसाइज को हमें ऐसे करना है कि मेरा मेंस भी समझ जाए। तो हमें ये दोनों चीजों को रख के तैयारी करना है, और स्लोगन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जी हाँ, तो चलिए हमने सबसे पहले हमने देखा कि इसमें से रेड कलर का जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है नंबर सिस्टम, इसको कोर सेगमेंट में रख दिया। नंबर सिस्टम 5, सिंप्लीफिकेशन 15, DI 5। एरिथमेटिक्स पोर्शन को हमने कोर सेगमेंट से बाहर रखा है, आगे हम बात करेंगे। टारगेट हमने 26 रखा है। फॉर द जानकारी के लिए बोल दूं कि मैंने 26 उधर भी रखा हुआ है रीजनिंग का। टोटल कितना हुआ, 52, कितना हुआ 65%। आप भी जानते हैं कि लास्ट ईयर पंजाब का 57 था जो हाईएस्ट था, तो मैंने हाईएस्ट के ऊपर भी 8 मार्क्स को बढ़ाया, तो दैट इज 10% बढ़ा दिया। क्योंकि ये जो गोल्डन फिगर आपको जो हम बात कर रहा हूं मैं, जिससे आपको टिकट मिलता है, वो थोड़ा सा ऊपर होना से बेटर है कि 4-5 मार्क्स अगर नीचे भी आ गए तो आपको आंसू बहाने का मौका नहीं मिलता है, आप चुन लिए जाते हैं मेंस के लिए। चलिए अब दूसरा थोड़ा सा हम देखें इसका। देखिए मैंने अभी कहानी नहीं शुरू किया, हम तो खाली एनालिसिस कर रहे हैं। 2016 के IBPS के RRB के प्रीलिम्स में जो पूछा गया था, इनइक्वालिटी 5 था, अल्फाबेट सीरीज था जिसमें अगर कितने शब्द बनते हैं लेटर्स को हटाने के बाद, वो था। कोडिंग डिकोडिंग था। राउंड टेबल, सिंपल राउंड टेबल था कि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट था, सिंबल और नोटेशन था 5 मार्क्स, पैरेलल सिटिंग 5 मार्क्स, स्ट्रेट लाइन सिटिंग 5 मार्क्स, अल्फाबेट अरेंजमेंट जो था वो 5 मार्क्स का था। अगर मैं इसको बोलूं तो जोड़ूं तो ये आपके 8 विषय थे। जैसे लगता है कि बोलते हैं ना हर एक 6 आना, तो यही हाल है यहाँ पे, सारे का 5-5 करके 8 थे। 8 में से 40 का क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए इसमें भी मैंने डाला हुआ है, और कहीं बहुत लोग मेरे से नाराज होंगे इस पे कि मैंने बड़ी अजीब से लिखा हुआ है। इनइक्वालिटी 5, अल्फाबेट सीरीज का 5 लिया, कोडिंग डिकोडिंग 5 लिया, राउंड टेबल 5 लिया, सिंबल नोटेशन 5 लिया, पैरेलल सिटिंग को बाहर रख दिया, स्ट्रेट लाइन सिटिंग को बाहर रख दिया, अल्फाबेट अरेंजमेंट को बाहर रख दिया। इसके दो कारण हैं। इस सेंटर के अंदर में लाने के लिए उन्हीं चीजों का है जिसमें आपको टाइम के भी आपको बैलेंसिंग करना जानना है। यहां आप कितना आता है उससे कोई बहस नहीं है, आप कितना परफॉर्म करके मार्क्स लाते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी में अगर आप जानते हैं तो बहुत कम वक्त लगता है, एक दिन के अंदर के आधे दिन में 2 घंटे में इनइक्वालिटी सीखा जाता है, और इसमें वक्त भी कम लगता है। अगर सही स्ट्रेटेजी करते हैं, इनइक्वालिटी आता है तो इसमें एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा होता है। सेम विद अल्फाबेट सीरीज, सेम विद द कोडिंग डिकोडिंग। राउंड टेबल में वक्त लगता है। सिंबल एंड नोटेशंस अगर आप तरीके से जानते हैं, विद द ट्रिक्स के साथ जानते हैं, तो इसमें भी वक्त कम लगता है। तो ये क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझना है, तो हमने इसको कोर पार्ट में रख दिया। पैरेलल सिटिंग, स्ट्रेट लाइन सिटिंग एंड अल्फाबेट अरेंजमेंट्स। अब मेरे को इसके अंदर रखना था, अल्फाबेट अरेंजमेंट को भी रख सकता था। अब क्या है कि नेचुरली ये अगर मैं दूसरे तरह से सोचूं कि इसमें फेर बदल होगा, तो नेचुरली पहले ये अंदर आएंगे या तीसरा कोई बाहर से भी आ सकता है। लेकिन वही है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मुझे कुछ नहीं आता, मैंने रीजनिंग का शुरू ही नहीं किया है, कल से शुरू करने वाला हूं। कहां से शुरू करूंगा, कैसे शुरू करूंगा, और कैसे मैं 1 महीने में आपका कोर पार्ट और ये जो एलाइड पार्ट को कंप्लीट करते हुए मैं ब्रेक करूंगा। नहीं हो पाया तो
तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा मैं डिस्कस आपसे करना चाहूंगा कि सो दैट मेरा एक आप सबसे निवेदन है, मेरे बात को कभी सच्चा नहीं मानिएगा। अगर मैं बोलता हूं मेरे बात को सच नहीं मानिएगा तो आप किसी के भी बात को भी सच नहीं मानिएगा, ये बोलने का भी अधिकार मेरे को पैदा हो जाता है। अब जो भी आपके पास है उसको लेके पीछे के आपके जो क्वेश्चंस जो नेट में अवेलेबल है, आप 2 घंटा खर्च कीजिए और ये सोचिए कि हाँ भाई अगर मैं इस तरह से तैयारी करता और मैं पिछले साल बैठा होता तो क्या मैं निकलता, कितने की मार्जिन लेता, क्या करता। अगर वो सोच के आपको जवाब मिल जाता है तो मैं सही हूं, और दूसरे में से मिलता है वो भी सही है। तो ये सही आपको प्रिपरेशन करने के पहले थोड़ा वक्त तो ये देना होगा, क्योंकि कोई परम सत्य नहीं होता है। ये तो है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे को लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कभी एक आज से 1.5 साल पहले एक दिया हुआ था कि 14 चैप्टर में बैंक की नौकरी पाया जा सकता है। आज भी मैं बोलता हूं अगर 5 एग्जाम हुए हैं तो 4 एग्जाम में उन पन्नों को खोलिए, देखिए वो होता है कि नहीं, चाहे वो प्रीलिम हो चाहे वो मेंस हो। नहीं हो तो कुछ कमेंट्स कीजिए, लेकिन कमेंट्स के साथ साथ आपको वो जानना चाहिए कि दुनिया बोल रही है कि पजल करो पजल करो, मैं भी बोलता हूं पजल करो, पजल के बढ़ गए, लेकिन क्या पजल 100% हो गया था? नहीं हुआ था। क्या पजल किसी को आता ही नहीं था? नहीं था। सारे पजल टफ हो गए थे? नहीं हुआ था। कितना जरूरी था टोटल आपको 50% था मेंस में। स्टार्टिंग के 50% को अब कोर एरिया पकड़ सकते हैं, यही तो था। तो वो 14 चैप्टर में ही हो जाता है, 15वां चैप्टर की जरूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ एलाइड जगह में यहां पे आपको समझना होगा व्हाट इज कोर व्हाट इज एलाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए हम एक एक करके देखिए, यहां पे हमने किया हुआ है उस चीज को। देखिए नंबर सिस्टम 5 है, सिंप्लीफिकेशन 15 है, डीआई 5 है। मैं पकड़ लेता हूं कि प्रीवियस ईयर के सवाल को ही रिपीट हो गया है, मतलब ट्रेंड रिपीट हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले वहां आपको खड़े उतरना है। तो ये कोर एरिया है, आपको 26 लाना है। यहां पे 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स को में सबसे पहला जो जरूरी है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन के 15 को में 100% एक्यूरेसी। चलिए अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो मैं बोला 90%, इसके नीचे तो उतरना ही नहीं है। तो फिर ये 15 को 9 मिनट में करना है। अब अगर आप सिंप्लीफिकेशन उठा के करने जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे स्पीड नहीं बढ़ता है। स्पीड बढ़ने के 3 चीजें हैं। पहला आपके दिमाग में आना चाहिए परसेप्शन, परसेप्शन के बगैर नहीं होता है। फिर तो गुना भागा जो भी करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन, भिन्न के हाल चाल को बहुत अच्छी तरह सीखना है। नॉर्मल का तो कुछ करना आता ही है। परसेंटेज ऑफ करके एक आता है ना, इसका इतना प्रतिशत, उसके पूरे नियम को सीखते हुए उसके अंदर जानकारी पहले आपको चाहिए। दशमलव का मैंने देखा है लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दशमलव का या थोड़ा सा ढीला है, चलो इसको छोड़ देते हैं। जी नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन 15 है, आपका टारगेट 52 है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रतिशत ये सिंप्लीफिकेशन कर रहा है। इसमें से कहीं पर भी कोताही नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, खाली अगर आप स्क्वायर रूट को वैदिक पकड़ के चलेंगे तो आपकी हाथ से जो है ना चांस निकल जाएगा। आपको हर तरह की चीजों को जानना है। सर्ट्स बेस मतलब करनी, घातांक, इसके ऊपर आते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह जानना है। 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, प्लीज प्लीज केवल आप इसके नहीं रहिएगा, क्या कहते हैं, वैदिक मैथ के चक्कर में। मैं चक्कर वर्ड को बोला क्योंकि सारे संख्या के साथ सारे संख्या के गुण के लिए, गुणा के लिए जो नियम होते हैं उसको करने में आप देखेंगे उससे जो अपनी जो मतलब सीधे तरीके का जो मल्टीप्लीकेशन है तेजी से होता है। कुछ जगह में मानना पड़ता है कि वैदिक बहुत तेजी से, लेकिन ये शब्द किसके लगा है? कुछ जगह पे, सारे जगह पे नहीं। फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, तो शॉर्टकट्स के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन को पहले जानना है। जानने के बाद आपके भी सिंप्लीफिकेशन अगर 15 से 20 लेते हैं, इसमें ये अरेंजमेंट होना चाहिए। क्यों? आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो फिर
आपके पास ये होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन एक जगह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बार बार ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो 4 मल्टीप्लीकेशन एक साथ लगाया, क्योंकि दिमाग फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड में जो होता है ना, वो यूज टू हो जाता है, थोड़ा उसका स्पीड बढ़ जाता है, या तो स्पीड घट जाएगा या स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में तो ऐसा होगा नहीं। पहला आपका फ्रैक्शन किया, भिन्न का दिया, दूसरा प्रतिशत में आ गया, तीसरा दशमलव में आ गया, मतलब हर वक्त आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना है। तो पहले इन चीजों को जानने के बाद बड़ा सा आप क्या कहते हैं, ये लीजिए, क्या घंटा, घंटी नहीं घंटा, मतलब आपके मोबाइल का जो है ना, वॉल्यूम को फुल कीजिए और उसको सेट कीजिए टाइमर। बुक्स में से अगर लेना है तो कॉपी पे उतार लीजिए। अच्छा हो कि खुद आप मत उतारिए, आप अपने भाई या दोस्त या किसी को बोल दीजिए, यार मेरे को इसमें से तो चुन के उतार के दे दे, लेकिन इस चैप्टर से इतना, इस चैप्टर से इतना। तो फिर क्या होगा, फिर घंटी बैठाइए, 9 मिनट का बांधिए, 9 मिनट के लिए शुरू होइए, जहां पे छूट जाता है छोड़िए उसे, अब उसे करने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में 9 मिनट सेट हो जाना चाहिए। अगर आप ये ऐसे 20 दिन तक 9 मिनट करते हैं तो 10वां मिनट आपके ऑटोमेटिक आपका दिमाग बोलने लगता है कि भैया वक्त ज्यादा हो रहा है। आप जानेंगे कि अगर गणित में जो अच्छे लड़के जो पढ़ रहे थे मुंह लटका के उतर आते हैं, तो मतलब क्या है कि उन्होंने जो है एग्जाम हॉल में जो है अपनी स्ट्रेटेजी सही नहीं किया था, और जिसके चलते जानते हुए भी बाजी हार के आते हैं। मैं तो यहां बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो उन्हें तो और भी कॉन्शियस होकर इन चीजों को सीखना है। तो मतलब क्या है, केवल ये 9 से 10 तरह के जो आपके चीजें आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन के बेसिक रूल्स प्लस ये, प्लस इसके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। मैं इसको लेकर जरूर वीडियो बनाऊंगा अगले 2-4 दिनों के अंदर में, कि सो दैट कि आप लोग एक नजर पूरे सिंप्लीफिकेशन के पैटर्न को जान लें, जिससे क्या होगा, तैयारी में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। मैं 5 करके निकल गया, कोई 10 करके निकल गया, तो उससे वो चीज नहीं होता कि जो सारे बाजार में सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स चल रहे हैं वो आपके नजर में नहीं आता है। तो एक ऐसी जगह भी होना चाहिए जहां पे सारे सिंप्लीफिकेशन एक साथ नजर में हो, भले प्रैक्टिस के लिए आपको चीजों को दूसरी जगह से मुहैया करना पड़ता है। नाउ दैट इज द, तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन की तैयारी करते हैं तो कैसे करेंगे। अब आप मेरे से झगड़ा करेंगे, सर इसमें से 5 मार्क्स निकल गया, तो इसका जवाब मैं दूंगा। ये डंडा निकल के खाली सिंप्लीफिकेशन 5 हो गया, तो भी इसका मैं जवाब दूंगा। इसके लिए आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर सिस्टम, क्योंकि उसके बाद मेरे को इसके बाहर वाले हिस्से पे बहुत सारी बातें करनी है। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम में 2 चीज चाहिए। पहला है कि तेजी से घटाना आपको चाहिए। नंबर सिस्टम में 2 ही है, या तो फैक्टर बेस मतलब गुणक के रूप में होता है, या मतलब संख्या बढ़ती हुई या संख्या घटती हुई, मतलब 2 संख्याओं के बीच में घटाने से आपको तेजी से घटाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको हर मैथ को अगर 9 मिनट में आपको 15 मैथ करना है, तो आपको 30 सेकंड्स का ही कैलकुलेशन लेके चलना होगा, भले उसमें से कुछ आपके मैथ 30 सेकंड्स में हो ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वो अपने आप स्पेस लेगा। लेकिन आपको तो 15 मैथ जो है वो 7.5 मिनट के अंदर में खत्म करने की कला से बढ़ना है। तो बस, तो क्या है, आप कितना पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा जी नहीं, आप कम पढ़ेंगे, लेकिन उस चीज को पढ़ेंगे जो ध्येय है उसको प्राप्त करने के लिए। यहां पे कोई इस तरह बहुत ज्यादा जानते हैं उसके लिए कोई मेडल नहीं मिलने वाला है आपको। इस चीज को पहले दिमाग में बैठा लीजिए। लोगों का होता है कि मेरे को डर लगने लगा है, मैंने सर वो भी नहीं सीखा, वो भी नहीं सीखा, वो भी नहीं सीखा। अरे क्या होगा, तुम्हें पहले यह समझना है कि तुम्हारे पास 45 मिनट टाइम है, ये ओलंपिक की दौड़ की तरह है। तो उस दौड़ में तुम्हें कुछ जगह पर 100% परफेक्शन होना होगा, जिसको मैं बोलता हूं 100% परफेक्शन, या और ये दुनिया का कोई संस्था नहीं दे सकता, केवल आप अपने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि नंबर सिस्टम का, अगर आप बहुत भाग्यवान हो गए कि 5 का 5 तोड़ के एकदम वक्त पे निकल आएंगे, आपके पास उसके लिए केवल 3 मिनट है। तो 5 करने का, ठीक है ना, नंबर सिस्टम को उठाइए, 5 को 3 मिनट में करने की प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे, कभी आप 1 बनेगा, कभी 2 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी कभी 4 भी बन जाएंगे, लेकिन आपको 3 मिनट में प्रैक्टिस करना है। एक चीज को याद रखें, प्रैक्टिस करना पढ़ना 2 अलग चीज है। जब प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके पास मॉक टेस्ट पेपर, मैं बोलूं पहले तो मॉक टेस्ट पेपर को अभी शुरुआत के दौर में उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। क्यों?
क्योंकि आपको एक साथ 5 जो है नंबर सिस्टम जो आता है वहां पे भी मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ आपकी प्लानिंग के अनुसार जो है दूसरे मैथ्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप करते हुए भी आप में डर समाएगा। ये आप 20 से 25 दिन के बाद अगर आप उसका लेते हैं मॉक टेस्ट पेपर, मैं कभी नहीं बोलता कि मॉक टेस्ट पेपर खराब है, लेकिन उसकी कब आप इस्तेमाल करेंगे उसको समझ लें। आपको अभी क्या है कि उन चीजों को करना है। अगर आपके पास कोई ऐसे क्विज के टेस्ट हैं जो उसमें केवल नंबर सिस्टम दिया है, 5 मिनट का बना हुआ है, तब आपको उसको कीजिए, जैसे मैं लोगों को देता हूं उसको कीजिए। और उसमें भी क्या होना चाहिए, आपको पीछे नहीं आना है। पीछे नहीं आना है तो मतलब आप या तो स्किप करेंगे या आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। एक लोग सिखाते हैं कि अगर आपको नहीं है छोड़ के चले जाओ, पीछे आ जाओ। मैं महोदय को हाथ जोड़ के बोला खुद आप एग्जाम देने के लिए बैठ जाओ, या आप अपने अनुभव से सोचो। बहुतों को आप देखोगे छोड़ते छोड़ते लास्ट में छोड़ के ही निकल जाता है घर एग्जाम हॉल से। क्यों? क्योंकि छोड़ना और फिर पीछे लौट के आना उसमें भी वक्त बर्बाद होता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच ले कि हम प्रॉपरली, हम छोड़ना है तो मतलब परमानेंटली छोड़ें, पीछे आने की बात ना करें। पीछे आने की बात में क्या होता है, आपके मगज पे थोड़ा सा भी प्रेशर होता है तब छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी एस्केपिस्ट मेंटेलिटी हो जाता है, पलायनवाद का मानसिकता आप में तैयार हो जाता है। बोल देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको भुगतना दूसरों को पड़ता है। तो आप भी अगर सोचे कि बहुतों ने छोड़ के जाना सीखो, अरे छोड़ के जो चलोगे आपको चूंकि 50% है तो नेचुरली उसको पीछे आके करने का ना सोचो। तो आप फाइनली छोड़ो या फाइनली करो। उसके लिए मैं जरूर आगे मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आपसे होगा या नहीं होगा, एक नजर उसका नाम देने वाला हूं। एक नजर का मतलब एक नजर में आप कैसे पकड़ेंगे, या आप करेंगे या छोड़ेंगे। तो चलिए हम नंबर सिस्टम्स के बारे में बोले कि हमको 5 मिनट में करना है। देखिए भैया, आप आरआरबी की एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं डीआई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी डीआई में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सारे चेंजेस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, वो भी आरआरबी के एग्जाम में। मिल भी गया तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन पहले आप बार, लाइन और पाई को देखिए। डीआई जो है ये भी एक प्रैक्टिस की मैटर है। आपके पास 4 मिनट का समय है एक डीआई का 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। कभी होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं, कब नहीं होगा? जब कैलकुलेशन बड़ा होगा। जरा ध्यान से जरा कैलकुलेशन को देखिए तो अलग से, और सोचिए कैलकुलेशन अलग कैसे हो गया। अगर यही कैलकुलेशन तो आपका इसमें था, सिंप्लीफिकेशन में था। यहां क्या है कि कैलकुलेशन के फिगर्स को ढूंढने में आपको वक्त लगा, तो फिर खुद की एक ट्राई कीजिए कि कैलकुलेशन के फिगर्स को कम वक्त में कैसे ढूंढा जाए। ये आप पे निर्भर है, और ये भी हर आदमी की जो तरीका है सब अलग अलग है। तो इसमें भी क्या है, जो जीरो से शुरू हुए हैं, मेरे को लगता नहीं है कि एक दिन से ज्यादा लगता है आपको बार का डीआई सीखने के लिए, लाइन का डीआई सीखने के लिए, पाई चार्ट का। क्योंकि यहां से तो आप कैसे ये उठाए जाते हैं वो देखना है। सीखना तो आपको दो ही चीज है बहुत अच्छी तरह, दैट इज द एवरेज, औसत और प्रतिशत। औसत और प्रतिशत के बगैर आप डीआई कभी कर ही नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कोर सेगमेंट में क्या रखा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डीआई। और मैंने बोला कि यहां से जो छूटेगा, ध्यान देंगे, यहीं पे आपकी तैयारी है, यहां से जो छूटेगा बाहर से आप कलेक्ट करोगे। तो आपके पास सत्य क्या है, यहां कोशिश करके समय को आप जला चुके हो, यहां कोशिश करके समय को जला के तभी आप बाहर आए हो। तो यहां से आपको सपोज कि 20 मार्क्स लेना था, 22 मार्क्स लेना था, आप यहां पे 18 पे ही फुस हो गए हो। वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप यहां पे समय को जला चुके हो। अब यहां पे क्या करोगे? सबसे पहला है, देखो एलिगेशन पे सवाल आता है, ये एवरेज या परसेंटेज तो आपको डीआई के लिए आपने सीखा है। दो चीज का मैं देखता हूं कि हर मैथ में आता है, लोग नजर कम देते हैं। 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए मेंसुरेशन आता है। पिछली साल याद है मेरे को, ये सब मेंटल है, मतलब मुजबानी कर सकते हो, मुजबानी। तो फिर आपको सरासरी एक नजर में देखना होगा, वक्त आपका कम है कि आप किसको मुजबानी कर सकते हैं, वो भी एक कला है। तो जैसे मेंटल मेंसुरेशन का मिलता ही है। पिछली साल एक सवाल था कि एक हौजा था, लंबाई था, चौड़ाई था, ऊंचाई था, अब बोला उसका क्षेत्रफल क्या था। मतलब लंबाई और चौड़ाई जहां तक है 16 और 4 था, सर 64 उसका क्षेत्रफल था।
तो जैसे 16 को 4 से गुना करना था, दैट इज 64। बहुत ने जल्दीबाजी में क्या ऊंचाई में गुना करके उसका क्षेत्रफल की जगह आयतन निकाल दिया। तो अगर मेंटल की प्रैक्टिस है तो इसमें आपको 2-3 सेकंड भी नहीं रखते हैं, जो गंवाया आपको यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपको यहां से जब भी आपको चुनना है कि आपको वो सवालें चुनना है जो आप मैक्सिमम मेंटल कर ले सकते हो, क्योंकि यहां पे आप वक्त को बर्बाद कर चुके हो। अभी एक दूसरा भी सवाल है, हम घुसेंगे कैसे, जिसके ऊपर मैं अगले इसमें बहुत सारी चीजों को देते हुए मैं बताऊंगा कि घुसा कैसे करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक चक्रव्यूह है, और चक्रव्यूह में आप ठीक से घुसना नहीं जानते हैं तो आपको चपत खा के ही आना है। तो ये, और अभी तो कंपोजिट टाइम है, इसके लिए तो और भी ज्यादा आपको इसके बारे में अच्छी तरह से आपका नॉलेज होना चाहिए कि घुसा कैसे जाता है। ये वक्त लगता है, यहां सोच लगता है। तो पहले आप अपने को देखते हैं कि आपका सोच स्ट्रांग है कि वक्त स्ट्रांग है। मतलब अगर खट सकते हैं तेजी के साथ, सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे नियम हैं। तो देखिए, हम अगर मैंने बोला तो ये तो 3 चैप्टर हुआ, एक एवरेज और परसेंटेज तो इसके अंदर में ही समाया हुआ है। आप एलिगेशन एक चौथा चैप्टर करते हैं, मेंसुरेशन को बहुत ही हल्का मेंटल करते हैं, और एक करते हैं। ये एक चीज है जो मैंने पता नहीं लोग क्यों नहीं बोलते हैं। आप मैथ सीखो, सारा मैथ सीखो, क्योंकि सबसे पहला जानना है कि आप सबसे पहले यहीं से आपको मार्क्स उठाने की कोशिश करना है। तो फिर मतलब है कि वक्त आप यहां से शुरू करो या यहां से करो, आपके पास वक्त भी कम है। आप अगर मैं बोल दूं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो फिर क्या होना है? कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले ऐसा करते, इसको मैं भी देने वाला हूं, मैथ कुछ भी हो, जो मेंटल हो, जो सिंपल ट्रिक्स पे ऐसे 50 से 60, 70, 80, ये 100, 150 तक है, 50 ही कर लो। मैं जानता हूं उसमें तो 3-4 सवाल लग जाते हैं, हर वक्त लगते हैं, हर वक्त लगते हैं, जो आपको देख के बिना पेन और पेपर के आप कर सकते हैं, तो उसे कर लो। वो 100 सवाल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्या है कि मुजमानी होता है। तो मुजमानी अगर जो चीजें होता है उसको सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। खाली इनपुट्स पे नजर रखना है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। बस ये दोनों ठीक होता है, वहां थोड़ा भी ट्विस्ट होगा, मेंटल मैथ नहीं कर पाएंगे, उसको छूना तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ट्विस्ट को उस वक्त इतना कम वक्त है। देखो, मैं उस स्थिति को समझ रहा हूं, उस स्थिति को समझ रहा हूं कि जिस स्थिति में बंदा जब करके 20 के जगह 18 लाया है, 15 लाया है, अब उसको तेजी के साथ बटोरना है। जब वो तेजी के साथ बटोरना है तो वो किसी लंबे गेम में जा ही नहीं सकता। और अगर आप, मैं ये बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको कोर सेगमेंट और एलाइड को आपस में तालमेल बैठाना होगा। आप किसी भी दुनिया के कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम को तोड़ने के तरीके नहीं जानेंगे तो फिर ये आपकी मुसीबत पैदा करने वाला ही है। तो फिर अभी का जो है, अभी लगता है मेरे को इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया, अभी रिवीजन करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और उस चक्कर में मेंस का करने भूल जा रहे हो। और अगर मेंस करने जा रहे हो तो प्रीलिम भूल जा रहे हो। आपको सब में बैलेंस करना है। तो सब में बैलेंस करने के लिए प्रीलिम के लिए आप कोर एरिया बना लेते हैं। ये ब्लैक में लिखा, ये कोर एरिया है आपका। इसमें देखिए मेन क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। डीआई का स्पीड चाहिए, यही डीआई आपका 3 होने वाला है, 5 होने वाला है आपके मेंस में। मैं सारे की बोलता हूं। तो ये डीआई की तैयारी जोड़िए, सिंप्लीफिकेशन आपके मेंस में ये खत्म होता हुआ जाएगा, नंबर सिस्टम रह जाएगा, इसके जगह पे अप्रोक्सीमेशन आ सकता है, तो अप्रोक्सीमेशन का भी थोड़ा रखना है। एलिगेशंस अभी का ट्रेंड बना हुआ है, तो एलिगेशंस, लेकिन एलिगेशंस को आप एलाइड में रखते हैं, और इसमें कभी भी बड़े सवाल कोशिश नहीं करते हैं। एवरेज को भी आप कंसेप्ट के साथ रखते हैं, बड़े सवाल को करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? आप जब इस प्रीलिम में गेम खेल रहे हैं तो यहां पे आपका वक्त जलेगा, यहां पे आपको वक्त उतना नहीं मिलेगा कर सकते हैं। तो आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही आपको प्रीलिम का सक्सेस दिलाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रीलिम। अगर आप मेंस का करते हैं तो अलग दूसरा समय निकालिए जिसके लिए आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी जाके जो आपका बैलेंस बनेगा। तो मतलब जो जीरो से भी है उन्हें भी सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक पढ़ाई अलग से होगा प्रीलिम की, जबकि यही वस्तु, विषय वस्तु एवरेज के आप इसमें नहीं करेंगे, मेंस के लिए नहीं करेंगे, जरूर करेंगे।
लेकिन अभी एवरेज हल्का फुल्का, अभी एलिगेशन हल्का फुल्का, मेंसुरेशन तो एकदम हल्का, और मिक्स ट्रिक्स बेस 50 सवाल। अब देखिए आपकी चीजें कितना सिमट के छोटा हो गया, कितना सिमट के छोटा हुआ है। आइए अब हम इसमें देखते हैं, रीजनिंग पे देखते हैं। देखिए मैंने इनइक्वालिटी, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, राउंड टेबल, सिंबल एंड नोटेशन, ये सब को कोड में ले लिया। पैरेलल सीटिंग, स्ट्रेट लाइन सीटिंग, अल्फाबेट अरेंजमेंट, इसको हमने एलाइड में लिया, साथ में दो और जोड़ दिया, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन। इसमें रिवर्स थोड़ा सा भी ट्रेंड बना हुआ है, ब्लड रिलेशन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहां भी आपका वही हाल होगा, यहां भी आपका इनइक्वालिटी झटके से बनता है, अल्फाबेट सीरीज भी झटके से बनता है, कोडिंग डिकोडिंग का सही आप जानते हैं तरीका, ये भी झटके से बनता है, राउंड टेबल वक्त लेता है थोड़ा सा ज्यादा, सिंबल एंड नोटेशन आप अगर सही तरीके से करना चाहते हैं तो ये अपने वक्त पे हो जाता है। पैरेलल सीटिंग, स्ट्रेट लाइन सीटिंग, क्यों मैंने तीनों को अंदर नहीं लिया? क्योंकि आपको जब मेंस के भी पजल करने होंगे तो आपको थोड़ा सा ये जान लेना होगा कि आपको मतलब है कि वक्त को भी बैलेंस करना है, क्योंकि 20 मिनट ही आपके पास है रीजनिंग करने के लिए, तो वहां पे आप पहले ही सीधे राउंड टेबल में बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं करना शुरू करेंगे, इनइक्वालिटी को सल्टालेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को सल्टाएंगे, अल्फाबेट सीरीज पर सल्टाएंगे, अगर इसके साथ जगह पे सिलोजिज्म है उसको सल्टाएंगे, उसके बाद ब्लड, उसके बाद अंदर घुसेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वक्त लेता है। तो ये आपके स्ट्रेटेजी में होगा होने के बाद, क्योंकि इसके बाद आप बाहर निकल रहे हैं, और अगर रीजनिंग पहले आ जाता है पिछले साल में जो आया था, तो फिर भी आपको होता है कि आपको कैसे करेंगे, तो इसके बारे में दूसरा करें। अब एक थोड़ी सी बात हम पजल के ऊपर करेंगे। देखिए पजल तो लोग बहुत तरीके से करवाते हैं, मैं भी अलग तरीके से करवाता हूँ, बल्कि मैं इंडस्ट्री से एकदम ही अलग हूँ, क्योंकि मैं तीन चीज को मानता हूं दोस्त, तीन चीज को। परसेप्शन, पजल करना है तो मतलब है लखनऊ के भूल भुलैया में जाके घूमते रहिए, कहने का मतलब है आपको यह जान लेना है करना क्या है। परसेप्शन कभी भी एक बार जाने से नहीं होता है, तो आपके पास दो जरिया है, 5 जगह को एक बार घूमिए या एक जगह को 5 बार घूमिए। अगर आपको परसेप्शन के गेम को पहले क्लियर करना है तो मतलब है कि सीधी बात है एक पजल को 5 बार बनाइए, तो समझ गए, दिस इज द परसेप्शन। क्योंकि परसेप्शन मतलब है कि आपके जो डाटा आए हैं उस डाटा में तालमेल बैठाने के लिए आप आंख बंद करके स्थिति को देख पाए, ये एक ही साइंस यहां काम करता है, वो है परसेप्शन। और परसेप्शन का एक ही नजरिया होता है, एक जगह पे 5 बार जाए, न कि 5 जगह पे एक बार जाए। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो समझेंगे इसकी पूरी आशय को आप समझ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हर वक्त लगाते हैं, मैंने पहले बोला हुआ था कि पजल करना आसान है, हंसते हंसते किया जाता है, बहुतों ने उल्टा सीधा कमेंट्स किया था। अब बच्चे हैं, मैं क्या बोलूं, क्योंकि कोई भी दुनिया का पजल बनाने वाला इंसान है, कोई भगवान नहीं है, उसे कुछ नियमों को मानना पड़ता है, उन नियमों के तहत ही वो बनता है। आप इसकी या तो साइंटिफिक एनालिसिस कर सकते हैं, या आपका ब्रेन आपके साइंटिफिक एनालिसिस से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांगली करता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। और उसके लिए किसी एक जगह पे 5 बार जाए, 5 जगह पे एक बार जाते हैं तो कोई काम का नहीं होता है। दूसरा है प्रेमाइसिस। मैंने देखा है यार, टीचर भी दिखा रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं, और वही परीक्षा हॉल में उसको गुरगोबर भी होते देख रहा हूं मैं। क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, दाएं लिख रहे हैं फैक्ट्स को, बाएं लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल के प्रेशर में डाटा गायब हो गए, नजर में ही नहीं आया, छूट गया, आंसर नहीं मिला, जितना नहीं आंसर मिला उतना ही प्रेशर है। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, वो घर, वो टेबल, वो गोल चीज, वो चौकोर चीज जहां पर आप इसको सॉल्व करते हैं, वो एक नियम के तहत होना चाहिए। आप 3 लाइन खींचेंगे, मैं 6 लाइन खींचता हूं, आप बोलोगे वक्त लोगे, मैंने बोला पूरे डाटा को तो आप लिखोगे ना भैया, बिना सर में डाटा लिए तो कभी होता नहीं है ना। तो आपने ज्यादा 3 लाइन खींचा, देखने में वक्त लगता है, लोग बोलते हैं देखो यार 5 सेकंड में खींच जाता है,
लेकिन अगर चीजें व्यवस्थित रूप से होता है तो आपको देख के डिसीजंस लेने में सुविधा होता है। और अगर ये 10 जगह छितरा के आप लिखे हुए हैं तो वो सबसे बड़ा बाधक है, छोटा सा चीज है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है, वो हैबिट फॉर्मेशंस होता है। तो मतलब है कि कितने वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वक्त शब्द आ जाते हैं, कितने डीए हैं, डीए का मतलब होता है डायरेक्ट एडमिशंस हैं, उसको देखते हुए, और कितना एनटी है, एनटी मतलब नॉट टोल्ड, मतलब उसमें अगर जो भी जितने भी बंदे हैं, 8 बंदे हैं, 8 किताब है, 8 और तीसरा वेरिएबल है, उसमें किन चीजों के बारे में बात ही नहीं हुई है उसके कंडीशंस में, वो एंटी है, नॉट टोल्ड है। अब इनको देखते ही एक कोड होता है। चलिए इन बातों को तो दूसरे सीखते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर इतने चीजों को खाली प्रेमाइसेस के अंदर में व्यवस्थित रखना सीख लेते हैं, 50% जंग आप ऐसे जी, मैं नहीं बोलता कि आप ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, मेहनत करना होगा, आपको सोचना तो होगा, लेकिन सोच में जो दुविधा, कंफ्यूजन, क्या कहते हैं, ये छूट जाना, डाटा छूट जाना, ये सारे प्रेशर इस पे नहीं होते हैं। वक्त 3 से 4 सेकंड ज्यादा लगता है, दैट्स ऑल। फिर उसके लिए नोटेशन, हम दुनिया भर का नोटेशन, जब ऐसे लड़की है तो ये दिखाया, कभी वो दिखाया, कभी वो दिखाया, नो, आपका दिमाग जब तेजी से पढ़ता है उसी नोटेशन को पढ़ता है। दुनिया में हर जगह किसी काम का एक स्टैंडर्डाइज नोटेशन हुआ है, क्योंकि हर किसी ने ये देखा है, मैंने नहीं, मेरे बाप दादा, उसके भी बाप दादा, आर्किमिडीज, उसके भी पहले से हो रहा है कि एक स्टैंडर्डाइज नोटेशन दिमाग सही तरीके से पकड़ता है। तो आपका भी नोटेशन जो भी आप कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। फिर तीसरा है कंफ्यूजन हैंडलिंग। मैंने कंफ्यूजन डिक्शनरी तक की बात की है, वो मैं करता हूं। अभी देखिए प्रीलिम में ये जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीलिम के साथ साथ मेंस भी आपको करना है, तो नेचुरल इन चीजों को जानना होगा। और सबसे पहली बात है, एक चीज को जानेंगे, पजल होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब 2 वेरिएबल्स का तो जमाना गया, आरआरबी में आएंगे, लेकिन आईबीपीएस के अगर पीओ की बात करते हैं, 2 वेरिएबल्स तो नहीं आएगा, नक्को 3 और मैक्सिमम 4, क्योंकि 4 वेरिएबल्स अभी काफी टफ बन चुके हैं, लेकिन 1 साल के लिए टफ है, दूसरे साल में सब कोई तोड़ के लग रहा है, हर बच्चा भी तोड़ने लगता है। तो ये हमने देखा है कि कभी 3 वेरिएबल्स भी उसी हाई एंड में था, अब वो 3 वेरिएबल्स में ढूंढना मुश्किल हो गया, जो अच्छे लोग करते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं, फिर भी बोलता हूं, वे लखनऊ के भूल भुलैया में बार बार जाते हैं, तभी ये हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है, प्रैक्टिस करने का बोलता है कि प्रैक्टिस कर रहा हूं, यस, प्रैक्टिस जो है, जो आपको मटेरियल्स दे रहा है या जहां से ले रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है, उसमें ये जरूर होना चाहिए कि आपको एक जो है पजल 3 से 4 बार करवाए। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन बिल्डअप हो जाएगा। एनीवे, तो हम जब इतने देरों की चर्चा की, हमने चर्चा में 2 चीज को किया। एक चीज है कि आप नए हैं, आप पुराने हैं, पुराने होके पिछली बार इंटरव्यू के से आप उतर चुके हैं, या आप मेंस नहीं क्लियर कर पाए हैं। तीनों को एक चीज सीखना होगा, वो क्या है, प्रीलिम की तैयारी और मेंस की तैयारी के बीच में एक सीमा रेखा खींचना होगा। और प्रीलिम में आप सिंप्लीफिकेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वहां समय को बांधना होगा। प्रीलिम में आप कभी हाई एंड के पजल को आप आशा नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में जो और आपके 14 जो अलग है, उस पर नजर रखना होगा। इनइक्वालिटी बहुत बड़ी चीज नहीं है, हल्के प्रैक्टिस की जरूरत है। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हाई एंड का कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा, प्लीज, ये प्रीलिम है, मेंस नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला इसलिए प्रीलिम और मेंस की तैयारी में के बीच में एक रेखा खींच डालिए। क्यों? प्रीलिम में आपको स्पीड उठाना है, तो स्पीड उठाने की चक्कर को रखिए। क्यों? अगर आप हल्के क्वेश्चंस को लेके स्पीड उठा लेते हैं सारे में, तो फिर मेंस की तैयारी का भी आप 50% आपने कर लिया। क्योंकि मेंस में भी आपके जो कंसंट्रेशन होते हैं वो 2 ही चीज का मिक्सचर होता है, एक इजी, एक टफ। अगर इजी की स्पीड आपकी ज्यादा है तो नेचुरली टफ को हैंडल करने के आपके पास वक्त है, लेकिन इजी में भी आपको वही वक्त लग रहा है जो एक टफ को, तब तो भगवान ही मालिक है। तो नेचुरली आप जो प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं उसमें स्पीड बहुत मैटर करता है,
और उस स्पीड को रखने के लिए अभी से अगर शुरुआत करते हैं तो मेंस का 50% हो जाता है। अब क्या है, मेंस में आपको हाई एंड के क्वेश्चन जो है उसे करना पड़ता है। आई होप दैट मैंने जो बोला वो आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। मैं इस चीज को इसलिए भी बोल रहा था, मैंने सोचा बोलूं कि ये मेरी सोच है और मैंने देखा है ये सोच कारगर होता है। तो फिर देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को मैंने आपके लिए रखा हुआ है फर्दर स्टडी के लिए, उसे अवश्य कीजिए। और साथ ही साथ एक तो लाइक बनता ही है ना। ओके देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।